हम लोगों ने महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा था कि कैसे इसने जो है अपनी एक इस्लामी सत्ता की तुर्क इस्लामी सत्ता की स्थापना करी और कैसे जो है भारत में आक्रमण किए और भारत में आक्रमण करने का इसका क्या कारण रहा था। तो एक तरीके से यहाँ हमने ये चीजें देखी थी कि भारत में जो प्रथम जो तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था वो महमूद गजनबी था और उसने भारत में 17 बार आक्रमण किए जो 1009 से 1027 तक रहे। और इन आक्रमण का जो उल्लेख जो है विद्वान हेनरी लेट ने किया था। साथ में ये भी बताया गया क्योंकि ये नवीन एक तरीके से इस्लाम धर्म में जो है परिवर्तित हुए थे, इस्लाम धर्म ने स्वीकार किया था, तो एक जोश भी था इस्लाम धर्म को फैलाने का और उसका उद्देश्य एक तरीके से नए नए राज्यों को जीतना और उनमें अपना इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। तो नए राज्यों को जीतने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती है और विशेष तौर पर सैनिकों की आवश्यकता होती है और सैनिकों को जो है तनख्वाह देने के लिए, उनको पैसा देने के लिए आपको विशेष तौर पर धन की आवश्यकता होती है। तो इसका विशेष उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का यही था कि भारत से धन लूटा जाए। दूसरा, क्योंकि भारत के बारे में जो है जो व्यापारी जो लोग थे, एक तरीके से भारत का विश्व अन्य देशों के साथ व्यापार एक अच्छी स्थिति में था, तो ये भी भारत के बारे में एक विश्व में प्रचलित था कि भारत में अच्छा खासा भीम प्रथम था, वो एक तरीके से आक्रमण से रक्षा नहीं कर पाया और वो भाग गया था। तो महमूद गजनवी का जो सबसे आखिर में आक्रमण जो हुआ था वो 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि जब वो सोमनाथ मंदिर को जीतने के बाद में, वहां से जीत करने के बाद जब वापस लौट रहा था, तो जाटों ने और खोखरों ने जो एक तरीके से खोखर जो है सिंध के क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां थी, उसने उसके समक्ष जो एक तरीके से बहुत ज्यादा कठिनाई पैदा की। लौटते में उसके काफी सारे संघर्ष हुआ और उसमें उसके काफी सारे सैनिक मारे गए। तो बाद में उसने जो है जाटों को और खोखरों को एक तरीके से दंड देने के लिए अपना आखिरी अभियान 1027 में किया। अगर यहाँ देखें कि 1030 में गजनी में महमूद जो गजनबी है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन चूंकि वह आया और भारत के साथ में जो एक तरीके से मुस्लिम भारत में आना, उसके बाद से मुस्लिम भारत में आना शुरू हो गए, बसना शुरू हो गए, तो एक तरीके से पश्चिम, अगर हम बात करें मध्य एशिया से जो है तुर्क जनजातियां और बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं भारत में आना शुरू हो गए। एक तरीके से भारत में जो है मुस्लिम और जो हिंदू जो संस्कृति है उसके मेल मिलाप की जो प्रक्रिया वो वहीं से शुरू हो जाती है। तो महमूद एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने अपनी सेना का जो गठन किया था वो बहुजातीय आधार पर किया था और हिंदुओं को भी इसने अपनी सेना में नियुक्त किया। अगर हम बात करें कि इसका जो दरबार था वो बहुत सारे जो विद्वान थे, बरूनी हो, उतबी हो, फराबी हो या बहाकी या विद्वान थे, या ये कहें कि मुस्लिम जो जो विद्वान थे, वो सब जो है वो उसके दरबार में रहते थे। वो इनको जो है एक तरीके से ये जो है उनको संरक्षण प्रदान करता था। तो महमूद जो उतबी जो था, महमूद का शाही इतिहासकार था। तो इसने कुछ किताबें लिखी जिसमें महमूद के जीवन और उसके कार्यों का वर्णन किया गया। तो जो प्रमुख जो इसकी किताबें थी, तो किताब थी जो किताबुल यमीन, और एवं दूसरी की जो किताब थी तारीख यमीन थी। तो ये किताबें जो थी जो मैं उतबी ने लिखी एज इतिहासकार के तौर पर, ये शाही इतिहासकार था, तो उसने जो किताबें लिखी उसमें महमूद जो गजनवी था उसके जीवन और उसके दैनिक कार्यों का इनमें उल्लेख किया गया। फिरदौसी जो महमूद के दरबार का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और इसकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो शाहनामा थी। फिरदौसी की जो रचना थी वो शाहनामा थी। और ये अगर ये बात करें, जो फारसी भाषा की जो नींव रखने वाला था वो जो है वो फिरदौसी था। उसने तो फारसी भाषा का जो सब पहली बार जो इस्तेमाल किया गया वो शाहनामा, जो फिरदौस ने अपनी पुस्तक की रचना की, अपनी जो रचना जो प्रसिद्ध उसकी रचना थी उसमें फारसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो अगर हम देखें तो फिरदौस कभी भारत नहीं आया, लेकिन उसने जो अपनी पुस्तक लिखी, जो शाहनामा की रचना की है, उसमें भारत का वर्णन किया गया। तो एक तरीके से हम देखें तो महमूद गजनवी ने उस समय के जो विद्वान थे, जो इतिहासकार थे, लेखक के थे, कवि थे,
उनको जो है एक तरीके से संरक्षण प्रदान किया, और जो है अगर हम बात करें कि ऐतिहासिक गतिविधियां या सांस्कृतिक गतिविधियां जो थी, साहित्य था, उसको उसने बढ़ावा दिया। इन सब में जो सबसे उसने 17 आक्रमण किए, और आक्रमण जो है प्रक्रिया के तौर पर भारत में रहे थे उसका, तो महमूद गजनबी की सेना के साथ में ये अलबरूनी भारत में आया था। तो इसकी किताब जो है किताब उल हिंद है। तो वो तत्कालीन जो भारत की जो परिस्थितियां थी, तत्कालीन भारत की जो व्यवस्था थी, उसके बारे में एक जानने का बहुत अच्छा स्रोत है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, तो यह पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखी गई है, लेकिन बाद में इसका फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया। और अल-बरूनी जो है एक बहुत अच्छा खासा एक विद्वान व्यक्ति था, बहुत अपने आप में एक विद्वान व्यक्ति था। और वो जो है, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, औषधि, जिसको हम जो है एक तरीके से उस समय की जड़ी बूटियां जो थी, औषधि विज्ञान जो है, गणित, दर्शन और धर्म का एक बहुत बड़ा विद्वान था। और उसने जो भारतीय जो साहित्य था उस समय, भारत में जो धार्मिक साहित्य था और जो है जो ऐतिहासिक साहित्य जो किताबें लिखी जा रही थी, उनका अध्ययन करने के लिए इसने जो है एक तरीके से भारतीय भाषाओं को भी इसने सीखा था। और ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। तो अल-बरूनी का एक तरीके से भारत के जो भारत की अगर हम बात करें कि भारत के बारे में लिखने के जो तत्कालीन जो उसने साहित्य लिखा, उसमें भारत का मतलब एक तरीके से इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि हमने भी आपको बताया कि 1030 में गजनी जो है गजनी की महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद कुछ समय बाद ही जो है वो जो गजनी साम्राज्य के खंडरों पर हम कहें कि उसका राज्य जो है वो समाप्त हो जाता है। और वहां पर एक जो सेल्जुक जो है एक साम्राज्य की स्थापना होती है, जो अपने आप में काफी शक्तिशाली होता है। तो अगर जैसे हम मैप में जैसे हमने आपको दिखाया था कि अगर हम बात करें कि ये जो सेल्जुकों का जो एक राज्य था, ये सीरिया, ईरान और ट्रांस जो ऑक्सियाना जो था, उस पर एक तरीके से उस क्षेत्र में जो है सेल्जुकों का शक्तिशाली साम्राज्य का उदय होता है। और अगर हम ये बात करें कि जो बाद में अगर देखा जाए तो जो सेल्जुक जो थे वो प्रारंभिक स्तर पर काफी शक्तिशाली थे, और उन्होंने जो एक बड़े क्षेत्र में अपना साम्राज्य का स्थापित किया, लेकिन इनका साम्राज्य जो है वो भी ज्यादा समय तक स्थायी नहीं रह पाया। और वो भी जो है करीबन अगर हम बात करें कि 150 साल के आसपास तक इनका साम्राज्य भी जो है वो ढह जाता है, एक तरीके से इनके साम्राज्य का भी पतन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें 12वीं शताब्दी की, अगर हम बात करें तो 12वीं शताब्दी में भारत में भी जो है राजनीतिक स्तर पर काफी परिवर्तन आते हैं, और मध्य एशिया में भी ये एक राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया जो सेल्जुक जो थे उसके साम्राज्य का जो है पतन हो गया। लेकिन 12वीं सदी के आसपास जो कि ये चीज हमने आपको बताई थी कि जो तुर्क जो जनजातियां थी वो जो है मध्य एशिया की रहने वाली थी, वहां उनका निवास स्थान था। और वो एक और जो है वो जो है उस क्षेत्र से उनका जो है वो प्रसार हुआ, जो है वो पूर्व की तरफ भी गए, पश्चिम में भी गए। मतलब वहां उन्होंने सॉरी जो है रोम और जो बेंजेंटाइन जो साम्राज्य था उस पर भी उन्होंने जो है अधिकार किया, वहां भी उन्होंने आक्रमण किए। तो ऐसे ही जो तुर्क जनजाति जो लोग थे, और ये भी हमने आपको बताया जो तुर्क जो कबीलाई जो लोग थे, जनजातीय लोग थे, वो जो है वो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन बाद में तो तुर्कों ने तो जो सेल्जुक जो तुर्क थे, अगर हम बात करें कि वो अपना इनका एक बहुत बड़ा उनका जो साम्राज्य था, तो उसकी जब सत्ता को जो तुर्क जो जनजातियां हैं वो समाप्त कर देती हैं, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में एक शून्यता की स्थिति आ जाती है। मतलब वहां पर कोई राजनीतिक जो है साम्राज्य नहीं होता है, राजनीतिक कोई सत्ता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में एक जो शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है, एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति जो उत्पन्न होती है, उसको भरने के लिए दो नई शक्तियों का उदय होता है। तो एक तो जो पहली शक्ति का जो उदय होता है वो ईरान में होता है,
वो ख्वारिज्म का साम्राज्य होता है, जिसको ख्वारिज्म जो है उनको शाह बोला जाता है, ख्वारिज्म के शाह बोला जाता है। दूसरी शक्ति जो उत्तरी पश्चिमी जो अफगानिस्तान का क्षेत्र, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, जो भारत से लगा हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तान से लगा हुआ जो है अफगानिस्तान की सीमा है, तो उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान में जो है एक नए साम्राज्य का उदय होता है, जिसको गौर जो नामक एक प्रदेश होता है, वहां पर गौर साम्राज्य का उदय होता है। तो जो गौर साम्राज्य होता है उसी का एक जो शासक होता है वो मोहम्मद गौरी होता है। तो यहाँ हम देखेंगे जो गजनी साम्राज्य जो था उसके उत्तर में लगभग 200 मील की दूरी पे गौर नामक एक स्थान पर ईरानी लोग राज्य करते थे। तो जो मोहम्मद गौरी जो था एक तरीके से ये ईरानी मूल के ही ये लोग थे। तो ये लोग जो पूर्वी ईरान से आए थे और संसवानी जो ये लोग जो है, इनमें एक जो महत्वपूर्ण जो कबीला था जो है वो संसवनी कहलाता था। और गजनी की एक तरीके से जो कबीला था, ये गजनी की अधीनता को नाम मात्र के लिए ये लोग स्वीकार करते थे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो गौर जो साम्राज्य था उसका जो केंद्र बिंदु था, उनका जो साम्राज्य था वो उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान में था। और संसवनी इसका जो प्रधान वंश था और जो एक तरीके से ये गौर साम्राज्य में जो गौर प्रदेश था उसमें आकर ये बस गए थे। तो महमूद गजनवी जो पहला सुल्तान था जिसने गौर को विजित कर वहां के निवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया, और यहाँ के जो मूल निवासी जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जो तुर्क जो लोग थे वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से पहले वो अधिकांश लोग जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो तुर्क जो बाद में आए और उन्होंने जो है इस्लाम धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो महमूद जो गजनवी था, चूंकि देखेंगे दो शक्तियों का उदय हो चुका था। तो एक जो शक्ति थी वो खारिज्म शाह थे जो है पश्चिम में थी, और जो अगर पूर्व में हम देखा जाए जो गजनी के पूर्व में हम देखते हैं, उत्तर में हम देखते हैं तो एक गौर साम्राज्य का। तो ऐसी स्थिति में दो शक्तिशाली जब साम्राज्य उदय हो गए और गौरी जो मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, तो वो पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। लेकिन बार बार जो है वो जो खारिज्म के जो शाह थे वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली और एक उनका जो साम्राज्य था एक विस्तृत साम्राज्य था, तो उनसे पराजित होने के बाद में जो है महमूद जो गजनवी जो है जो मोहम्मद गौरी जो है उसने पराजित होने के बाद में पूर्व की ओर, मतलब भारतीय जो क्षेत्र था उसकी ओर अपना ध्यान जो है उसको जीतने के लिए उसने जो है आकर्षित उसका हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1173 में शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन समा के नाम से गजनी के शासन पर बैठा। तो मोहम्मद जो गौरी था उसने का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर होता है। जो मुल्तान भी अगर हम बात करें जो सीमा थी, जो अगर भारत जो एक प्रायद्वीप के तौर पर था और उस समय भारत में पाकिस्तान का क्षेत्र भी सम्मिलित था, तो उस क्षेत्र में भी छोटे छोटे साम्राज्य थे, जिसमें एक मुल्तान का जो शासक थे वो मुस्लिम शासक थे, और वह कर्माती जो जनजाति जो लोग थे उनका वहां पे शासन था। तो मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम जो आक्रमण किया, जो क्षेत्र को विजय किया, वो 1175 में मुल्तान था। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, और लेकिन इस समय जो गुजरात का जो शासक था वो मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय के नाम से वो शासन कर रहा था। तो उसने जो है मोहम्मद गौरी को उसने पराजित किया। तो भारत में जो मोहम्मद गौरी की जो पहली जो पराजय थी वो जो है गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने उसको पराजित किया। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें कि जैसे हमने भी आपको बताया, दो चीजें हमने आपको बताई थी पहले कि जो 12वीं शताब्दी में जो है वो जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो बहुत तेजी से बदल रही थी। पश्चिम की अगर हम बात करें, अगर हम अरब की बात करें, वहां भी जो है राजनीतिक तौर पर परिवर्तन हो रहे थे, और भारत में भी जो है राजनीतिक तौर पर परिवर्तन हुए। तो अगर हम बात करें कि राजपूताना क्षेत्र की बात करें, वर्तमान अगर राजस्थान की बात करें, तो वहां पे राजपूत जनजातियां जो थी वो धीरे धीरे अपना जो एक तरीके से साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। तो इन्हीं में ही एक जो चौहान जो वंश थे उन्होंने जो है दिल्ली पर अपनी सत्ता जो है स्थापित कर ली थी। और दिल्ली चूंकि एक तरीके से राजनीति का जो है उस समय केंद्र बिंदु था, तो जो अगर किसी शासक को अपना अधिकार करना है, किसी शासक को अगर जो अपनी जो राजनीतिक विस्तार करना है, तो उसको दिल्ली पर अधिकार करना आवश्यक था। एक तरीके से भारत पर जो राजनीतिक नियंत्रण का जो रास्ता गुजरता था
वो दिल्ली के होकर गुजरता था। तो दिल्ली पर उस समय चौहानों का शासन था, और जो चौहान वंश का जो उस समय एक तरीके से जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था। वो मात्र जो है 14 से 15 वर्ष की आयु का एक युवक था। तो उसके द्वारा उस समय भारत में जो है चौहान वंश का जो है काफी अधिक विस्तार उसके द्वारा किया गया। तो गौरी के लिए यह आवश्यक था कि जब तक वह चौहान वंश के जो एक तरीके से जो दिल्ली पर अधिकार जो चौहान वंश का उसको उनको हटा ना दे, तब तक वो भारत पर विजय नहीं कर सकता था। तो इसी जो है परिस्थितियों में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य, मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। तो मोहम्मद गौरी जो है प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को उसको परास्त कर देता है। लेकिन जो दूसरा युद्ध होता है तराइन का, द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। तो एक तरीके से जो सत्ता का जो केंद्र होता है दिल्ली, एक तरीके से वो जो तुर्क आक्रमणकारी होते हैं मोहम्मद जो गौरी उसके अधीन आ जाता है। तो तराइन के युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो तुर्की राज्य, क्योंकि दिल्ली पर वो तो अधिकार कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश जो क्षेत्र हैं अभी भी वो स्वतंत्र होते हैं। तो 1193 से दिल्ली जो भारत में गौरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हो जाता है। और अगर हम बात करें कन्नौज का उस समय शासक जो जयचंद था, तो वो भी अपने आप में बहुत जो है शक्तिशाली शासक था, और उसको हराए बिना जो है जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे मोहम्मद गौरी, वो अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित नहीं कर सकता था। तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और चंदावर के युद्ध में कन्नौज के जो शासक थे जयचंद, उनको पराजित किया। तो यहाँ ये देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है, चूंकि उसकी जो महत्वाकांक्षा थी कि वो पूरब के साथ साथ जो है पश्चिम में भी अपने जो साम्राज्य था उसका विस्तार करे, जो कि खारिज्मी के जो शासक थे वो काफी शक्तिशाली थे, और बार बार मोहम्मद गौरी को वहां पर हार का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बार बार जो है वो भारत में आता, आक्रमण करता और कुछ क्षेत्रों को विजित कर अपने सरदारों को देके वो चला जाता था। लेकिन वास्तविकता में वो पश्चिम की ओर जो खारिज्मी के साथ है उधर वो जो है उसकी जो तीव्र इच्छा थी वहां पर अपने साम्राज्य का उसको विस्तार करना था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो उसके जो मोहम्मद जो गौरी थे उसके जो सरदार थे उनमें एक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत के राज्यों को जीतने की कमान उसने सौंपी थी। लेकिन उन्हीं में ही उसका एक जो सरदार था जो मोहम्मद गौरी का, जिसका नाम मोहम्मद बख्तियार खिलजी था, उसने बिहार और बंगाल को जीता। तो मोहम्मद जो बख्तियार खिलजी जो है उसने बिहार को लूटा, और साथ में ही बिहार में उस समय जो विद्या के जो केंद्र थे नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को उसने नष्ट कर दिया। 1206 में गौरी की जो मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए वंश की जो नींव डाली, इसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो गौरी ने चूंकि उसने एक तरीके से अस्थायी तौर पर भारत में राजनीतिक सत्ता की स्थापना की थी। तो जो भारतीय राजाओं के जो समय सिक्के जो प्रचलित हो रहे थे, तो उन्हीं सिक्कों को उसके द्वारा पुनः प्रचलित कराया गया। तो ऐसी स्थिति में जो उसने जो सिक्के जो पुनः प्रचलित कराए थे उनमें एक और उनमें जो है कलीमा, मतलब जो मुस्लिम जो है जो कुरान की जो आयतें होती हैं उनको उसने जो है कलीमा जो उनको खुदवाया। दूसरा एक और उसमें लक्ष्मी की आकृति मिलती है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी मतलब लक्ष्मी की आकृति के सिक्के जो है किसने प्रचलित कराए, तो वो शासक जो है मोहम्मद गौरी था। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1206 में मोहम्मद गौरी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो मोहम्मद ये कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होगी, और गुलाम वंश के शासकों का हम लोग जो है अध्ययन एक करके अध्ययन करेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें कि थोड़ा सा हम इसको भी डिटेल में देख लेते हैं, जो है थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय जो प्रदेश थे उनमें एक तरीके से अपना राज्य जो है जो गुलाम वंश को धीरे धीरे स्थायित्व प्रदान करने का इसके द्वारा प्रयास किया। लेकिन चूंकि जो है कुतुब मोहम्मद जो गौरी था उसके जो गुलाम एक तरीके से थे, तो उनके द्वारा चूंकि जो पश्चिम की अगर हम बात करें तो पश्चिम
जो है जो उसका जो मूल प्रदेश था, जो गजनी था, वो वहां पर जो है मोहम्मद गौरी के ही एक जो गुलाम था, जो यल्दुज जिसको बोला जाता था, उसने जो है उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लेकिन चूंकि उसने उसके जो मूल केंद्र, जो राजनीतिक सत्ता का जो मूल केंद्र था, जो गौर प्रदेश था, जो गजनी प्रदेश था, उस पर उसने अधिकार कर लिया। तो यल्दुज ने जो है वो दिल्ली पर भी अपना जो है हक जताया कि चूंकि वो वास्तविक में यल्दुज जो है वो है गजनी जो है जो साम्राज्य है उसका वास्तविक जो है ये शासक है। तो उसने उस आधार पर जो है दिल्ली पर भी अपना हक जताया। लेकिन जो ऐबक जो समय जो है उसके जो है मोहम्मद गौरी के पूर्वी प्रदेशों का जो एक तरीके से जो देख रहा था, तो उसने इस दावे को स्वीकार नहीं किया और उसने दिल्ली सल्तनत जो उसने स्थापित करी थी, उसने गजनी से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। तो एक तरीके से तो उस समय जो मध्य एशिया में जो राजनीतिक झगड़े चल रहे थे, क्योंकि अगर हम देखें वहां काफी सारी जनजातियां थी और उनमें जो है संघर्ष की स्थिति विद्यमान थी, तो ऐबक ने वहां से पश्चिम जो मध्य एशिया से अपने जो राजनीतिक संबंधों को तोड़ दिया और दिल्ली सल्तनत को जो है अपने बूते पर दिल्ली सल्तनत का उसके द्वारा विकास किया गया। तो यहाँ हम नेक्स्ट क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दोबारा से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बस इतनी ही, और उसके बाद आपकी क्लास